हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस लाइव सेशन एमसीक्यू 2.0 क्लास में वेलकम है। मैं आपका मेंटोर। प्रीवियस जो कल एक क्लास हुई थी उसमें जनरल इंट्रोडक्शन के अलावा एक क्वेश्चन मैंने पैटर्न सोल्व करवाया था आपको। उस क्लास को कंटिन्यूस आगे करते हुए उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कैंडिडेट नर्सिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, और अगर फ्यूचर में आने वाली जो भी पैनल में एग्जाम्स हैं, तो आप एक बार इस चैनल को वॉच कीजिए एंड वीडियो में अपना ओपिनियन और अपनी प्रेजेंस जरूर देना, जो हमें मोटिवेट करती है कि हमारी क्लास को जितने भी कैंडिडेट्स विजिट कर रहे हैं उनसे हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है। तो क्लास को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को, और एक बेल आइकन होगा आपके चैनल के सामने, उसे प्रेस करना है, जिससे आगे आने वाली जितनी भी लाइव क्लासेज हैं उनका अपडेट आपको डेली मिलता रहे। क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो क्वेश्चन एक कल जो मैंने सॉल्व करवाया था उससे आगे एक क्वेश्चन अब मैं अपडेट कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है which disease are not involved in mental illness। ये आपके सामने क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी बीमारी है या प्रॉब्लम है जो मेंटल इलनेस में काउंट नहीं होगी। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, जो मेंटल इलनेस में काउंट नहीं होने वाली है। तो मेंटल इलनेस में काउंट नहीं होने वाली है, तो इसके ऑप्शंस मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, सेकंड ऑप्शन है डिप्रेशन, थर्ड ऑप्शन है एंजाइटी, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डिमेंशिया। ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन पे फिट बैठेगा। क्वेश्चन की जो डिमांड है वो ये है कि इन चारों ऑप्शनों में से ऐसी कौन सा प्रॉब्लम है जो मेंटल इलनेस में काउंट नहीं होता है। तो कोई जवाब दे सकता है जो वीडियो को देख रहा है? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आगे चलते हैं। आपका तो जवाब आया नहीं है किसी का भी। क्वेश्चन से पहले आपको ये देखना है कि मेंटल इलनेस क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं, मेंटल इलनेस जो इशू है वो फिजिकल जो इलनेस होती है, जो हमारी बॉडी के मतलब जो पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हैं, या फिजिकली जो अपने को शो हो, वो फिजिकल इलनेस में आती है। लेकिन मेंटली इलनेस जो है वो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, और जिसमें भी मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो फंक्शंस हमारे हैं वो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उसके पार्ट्स हैं, सीएनएस है, पीएनएस है। तो इनसे रिलेटेड जो इनके केमिकल्स
फंडामेंटल है जो नॉर्मल होने चाहिए, वो अगर या तो एलिवेटेड हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए अपने लेवल से, नॉर्मल लेवल से, तो उस कैंडिडेट्स में आपको मेंटल इलनेस शो होगा। तो मेंटल इलनेस एक आंसर आया है, जिन्होंने आंसर दिया है एंजाइटी, और आंसर सही है या गलत ये तो आगे पता चलेगा। तो मेंटल इलनेस आपको क्या कहती है कि मेंटल इलनेस वो होती है जिनमें जिन्हें साइकोसिस बोला गया है। मेंटल इलनेस का मतलब क्या है, जिन्हें साइकोसिस बोला गया है। साइकोसिस क्या है? साइकोसिस जो वर्ड आया है वो साइकेट्री से आया है, और साइकेट्री का मतलब हो गया ऐसा पर्सन जो मेंटली इंटरप्टेड हो गया है, जिसका मानसिक जो स्तर है वो पूरी तरह से बैलेंस में नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, इसलिए उसको मेंटल इलनेस कहा गया है। तो बात करें अब इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो सिजोफ्रेनिया जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो है ये भी साइकोसिस से बिलोंग करती है। साइकोसिस मैंने आपको बता दिया है। तो सिजोफ्रेनिया जो है वो वो साइकोसिस जिसको सिजोफ्रेनिया जो है वो साइकेट्री में, मतलब आपको इससे क्वेश्चन से ज्यादातर मतलब जो पूछे जाते हैं, वैसे तो बहुत बड़ा ग्रुप है सिजोफ्रेनिया, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहलाते हैं इसको, इसमें काफी सारे वेरिएंट्स हैं, कितने टाइप्स के सिजोफ्रेनिया होते हैं, तो वो आगे फर्दर, लेकिन अभी बेसिकली आपको मैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो यहाँ बैठ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, और डिमेंशिया है, और एंजाइटी, चार ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से चारों में से कौन सी प्रॉब्लम आपकी साइकोसिस में सेट होती है, और इसके अपोजिट में जो वर्ड होता है वो होता है न्यूरोसिस। दोनों ही मेंटली प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। थोड़ा सा वो फर्क किस चीज का होता है, वो होता है इनसाइट का, और इनसाइट का मतलब होता है जजमेंट, और जजमेंट आप सभी लोग जानते हैं। जजमेंट का मतलब हो गया हर एक कॉन्शियस पर्सन जो मेंटली पॉजिटिव है या मेंटली इल नहीं है, उसके अंदर इनसाइट जरूर प्रेजेंट होगा, और इनसाइट प्रेजेंट है तो वो हर जजमेंट को ले सकता है, चाहे अपनी थिंकिंग पे हो, चाहे बिहेवियर पे हो, चाहे अपने एटीट्यूड पे हो, अपनी डेली लाइफस्टाइल पे हो, तो उसके जजमेंट वो ले सकता है। सोशल लाइफ में भी वो जजमेंट ले पाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो साइकोसिस होती है उसमें इनसाइट जो है वो एब्सेंट होती है, और न्यूरोसिस में जो इनसाइट है वो प्रेजेंट होती है। यानी न्यूरोसिस में जो भी बीमारियां आती हैं, या न्यूरोसिस जो क्लास है उसमें जितनी भी डिजीज आएंगी, उन कैंडिडेट्स में इनसाइट प्रेजेंट होगा ही होगा, यानी जजमेंट वो कर सकता है। तो यहाँ अब इश्यू ये है कि आपका सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन और डिमेंशिया, तीनों ही प्रॉब्लम किसकी हैं? साइकोसिस की है। किसको छोड़ के? एंजाइटी को छोड़ के। ये तीनों ही प्रॉब्लम किससे बिलोंग करती है? साइकोसिस से बिलोंग करती है, जबकि एंजाइटी किससे बिलोंग करती है? न्यूरोसिस से बिलोंग करती है। समझ गए? तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था कि जो मेंटल इलनेस में नहीं है, तो मेंटल इलनेस किसको कहते हैं? जिनमें साइकोसिस इश्यू होता है। अब साइकोसिस किसको कहते हैं? जिनमें इंसाइट नहीं होती है। अब इंसाइट जिनमें नहीं होती है वो सारे क्या है? साइकोसिस है। तो सिजोफ्रेनिया ये भी साइकोसिस है, डिप्रेशन ये भी साइकोसिस है, डिमेंशिया ये भी साइकोसिस है, पर एंजाइटी ये साइकोसिस नहीं है। एंजाइटी क्या है? न्यूरोसिस है। और एंजाइटी नॉर्मली एक नॉर्मल कैंडिडेट में भी देखी जा सकती है, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू हैवी वर्कलोड। ठीक है? तो काफी रीजंस होते हैं एंजाइटी होने के, डोमेस्टिक वायलेंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी वजह से भी एंजाइटी है। तो एंजाइटी होने वाले को तो आप मेंटल इल नहीं बोल सकते ना। तो वो एक प्रकार का क्या है, उस एंजाइटी वाले पर्सन में जजमेंट होता है, कॉन्शियसनेस उसमें प्रेजेंट है, थिंकिंग उसका सही है, और बिहेवियर उसका ठीक है, मतलब साइकोसिस से वो कोई रिलेट नहीं करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी किससे बिलोंग करती है? न्यूरोसिस से। बाकी जो ऑप्शन है वो बिलोंग कर रहे हैं आपके साइकोसिस से। इसलिए इस इस क्वेश्चन का आंसर बैठेगा आपका सी।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो है ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर से शुगर केन जो डस्ट होती है वो क्या कोज कर सकती है। शुगर केन डस्ट कोज विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस मैं आपके लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिस्नोसिस, सेकंड ऑप्शन है आपका सिलिकोसिस, थर्ड ऑप्शन है आपका बैगोसिस, लास्ट ऑप्शन है आपका एस्बेस्टोसिस। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर से। अब ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स किनको कहते हैं? ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर वो होते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर वो होते हैं जो कहां से रिसीव होते हैं? ऑक्यूपेशंस। अब ऑक्यूपेशन जो वर्ड है ये आता है डेली जो अपन वर्क करते हैं, डेली वर्क कहाँ कर रहे हो आप? ऑक्यूपेशन यानी कंपनीज में करते हैं, फैक्ट्रीज में अगर कोई बंदा काम कर रहा है लेकिन इनसे रिलेटेड कर रहा है। अब वो क्या क्या रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या रिलेटेड है। अब ऑप्शन आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है, शुगर केन यानी गन्ना जिसकी डस्ट वो क्या कोच करती है। तो पहले ऑप्शन की बात करें बिस्मोसिस, तो बिस्मोसिस जो है वो होता है कोल डस्ट से, कोल डस्ट, ठीक है, कोल डस्ट से होता है। और यहाँ से जो आपको क्वेश्चन दो बनेंगे, एक तो कोल डस्ट का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक पूछ सकते हैं मंडे फीवर किसको कहते हैं। तो आपको याद रखना है बिस्मोसिस को मंडे फीवर बोला जाता है। ये क्वेश्चन काफी हिट रहा है। सेकंड चलते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस में नाम में ही लिखा हुआ है सिलिका, सिलिका किसको कहते हैं? मिट्टी को। तो सिलिका के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स आर डिपोजिट इन लोअर ब्रोंकाई, जो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पे ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई की सरफेस पे जाके सिलिका डिपोजिट हो जाती है एंड देन क्रिएट सिलिकोसिस। इसके बाद बात करें बैगोसिस और एस्बेस्टोसिस की, तो बैगोसिस आपका जो है वो किससे होता है? शुगर केन डस्ट से। और जो एस्बेस्टोसिस है वो होता है एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस जो पार्टिकल है उससे ये क्या होगा? क्रिएट होगा। अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं एलआरटी की, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी लंग्स डिसऑर्डर की। इसके अलावा आपसे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, जैसे है आयरन, अगर या वहां की फैक्ट्री में जॉब कर रहा है तो उसको साइडोरोसिस इशू होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आयरन से आयरन से अगर कोई कैंडिडेट मतलब इन्फेक्टेड हो रहा है या आयरन से उसको एलआरटी में दिक्कत हो रही है तो वो कहलाएगी आपकी साइडोरोसिस। और थोड़ा सा करेक्शन है, जो बिस्नोसिस है वो कोल डस्ट से नहीं होता है, कॉटन वूल से होता है, सॉरी। बिस्नोसिस जो है वो कॉटन वूल से होता है। कॉटन वूल का मतलब हो गया रुई के फ्रेगमेंट्स। जो कैंडिडेट कॉटन की यानी रुई की फैक्ट्रीज में जो जॉब करते हैं उन कैंडिडेट में फ्यूचर में लॉन्ग टाइम के बाद में उनको मतलब एसओबी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, डिस्निया, ये सब चीजें आपको कॉमन देखने को मिलेगी। कफिंग देखने को मिल सकती है, तो रेस्पिरेशन लेने में उनको बहुत दिक्कत होगी। वैसे तो एलआरटी के
सारे ही प्रॉब्लम एलआरटी के हैं, तो जाहिर सी बात है उस कैंडिडेट में ये बेसिक कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि शुगर केन का क्वेश्चन पूछा था। शुगर केन आपको याद रखना है बैगोसिस से होता है, और कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है वो होता है दोनों में, एक तो बिस्नोसिस में और एक बैगोसिस में। तो आपको याद रखना है इन दोनों को आप डिफरेंशिएट सिर्फ एक वर्ड से कर सकते हो, क्योंकि शुगर केन में भी जी यूज होता है और बैगोसिस में भी जी यूज हो रहा है। तो जी को आपको याद रखना है, जी दोनों वर्ड में मिल जाए तो शुगर केन डस्ट आर रिलेट टू बैगोसिस, और जो कॉटन वूल बचा वो हो गया किससे, बिस्नोसिस से। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक लेडी है या वुमन 45 ईयर्स की है, कम द हॉस्पिटल विथ इशू ऑफ हार्ड लंग इन ब्रेस्ट, यानी उसके ब्रेस्ट में हार्ड लंग उसको क्या है, इशू हो रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि नेक्स्ट आपका इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, या नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, सेकंड ऑप्शन जो है वो है मैमोग्राफी, थर्ड ऑप्शन जो है वो है एक्सीजनल बायोप्सी, एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है FNAC। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक औरत है जिसकी एज क्या है 45 ईयर्स, पहली चीज तो यही आपका पॉइंट होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे हार्ड लंग है उसको, और कहाँ है, ब्रेस्ट पे है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आपका क्या होगा, पहली चीज तो ये है इस लेडी को पता कैसे चला कि इसके ब्रेस्ट में हार्ड लंग है। उसके लिए जो डायग्नोसिस की जाती है वो है BSc, और BSc का फुल फॉर्म काफी बार पूछा गया है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सेकंड इस पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं कब, एज ड्यूरेशन क्या रहता है जब डॉक्टर्स के पास अगर लेडी जो आ रही है तो उसको कब बोला जाता है कि BSc आपको स्टार्ट करना है। तो आपको याद रखना है इसकी एज रहती है 45 ईयर से लेके 55 ईयर, ये इसका मोस्ट कॉमन ड्यूरेशन होता है जब लेडी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका रीजन क्यों होता है, मेनोपॉज। और यहाँ पे मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज का मतलब हो गया सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। और मेंस्ट्रुअल पीरियड में आपको याद रखना है, अगर आपको पता है कोई भी फीमेल होती है जब उसका हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर हार्मोन उसके नॉर्मल लेवल पे रहते हैं तो उसके बॉडी के सारे जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है वो नॉर्मल चलते हैं। लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस उसमें हुआ, यानी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया या कम हो गया, प्रोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, या कम हो जाता है, तो मेनोपॉज में जो मेन रोल प्ले करता है वो है एस्ट्रोजन। और आपको एक चीज आपको याद रखनी है, एस्ट्रोजन मेनोपॉज के टाइम में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, इसका प्रोडक्शन ही क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब डिक्रीज हो जाता है इसकी वजह से, मेनोपॉज की वजह, मेनोपॉज सॉरी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जो औरत है उसका एज क्या है, इंप्रूव हो रहा है, एज बढ़ रहा है, एज बढ़ रहा है तो एस्ट्रोजन की जो बॉडी को डिमांड है वो हो जाती है। मतलब बॉडी की डिमांड तो जितनी रहेगी उतनी रहेगी, लेकिन बॉडी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उस समय रीजन क्या होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। और भी कई रीजन है ब्रेस्ट कैंसर होने के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ BSc क्यों करवाते हैं इस एज में, वो इस वजह से करवाते हैं कि वो किससे सफर करने वाली है, मेनोपॉज से। मतलब मेनोपॉज उसके आने का समय हो गया है यहाँ इस ड्यूरेशन में, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए
या आप बोल सकते हो, वैसे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए कोई और टेस्ट किया जाता है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि अर्ली आप डिटेक्ट कर सकते हो, अर्ली डिटेक्शन के लिए आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए बीएससी दिया जाता है, ताकि ब्रेस्ट की साइज, शेप, उसके इनर जो शेप है या फिर एक्सटर्नल सरफेस पे अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज अगर पता हो, उस मतलब जिस भी लेडी को आप मतलब ये चीज इन्फॉर्म कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं उसको नॉलेज, तो उसको आप पूरी तरीके से बताएंगे तो वो आपको रिपोर्ट कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बीएससी कब किया जाता है, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बीएससी हमेशा मॉर्निंग टाइम में करते हैं। और मॉर्निंग टाइम में भी कब करते हैं, ड्यूरिंग बाथ, ड्यूरिंग बाथ करते हैं, वो भी फ्रंट ऑफ मिरर करते हैं, फ्रंट ऑफ मिरर, यानी लेडी को आपको बोलना है। और कौन सी पोजीशन यूज की जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी में, बीएससी में कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है स्टैंडिंग, ये क्वेश्चन काफी हिट है, बीएससी में स्टैंडिंग पोजीशन यूज की जाती है। अब यहाँ से सॉर्ट आउट हो गया होगा कि बीएससी अगर आपको किसी को बोलना है कि बीएससी आपको करना है, कब करना है, मॉर्निंग में करना है, ड्यूरिंग बात करना है, फ्रंट ऑफ मिरर करना है, मिरर के सामने खड़े होके आपको अपने ब्रेस्ट को एनालिसिस करना है। इसके बाद में एक चीज और इसमें क्वेश्चन बन जाता है बीएससी में, बीएससी में एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जो डेट और टाइमिंग होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, ये आपको याद रखना है। एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के 5th डे से 7 डे तक आप कर सकते हो, ये इसका ड्यूरेशन होता है। और मेंस्ट्रुअल डे के, ठीक है, जो टाइमिंग है और जो डेट है ये हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी, जैसे आपकी पिछले महीने की डेट 22 तारीख थी ना, नेक्स्ट मंथ की आपकी अगर थोड़ा बहुत मेंस्ट्रुअल पीरियड इंटरप्शन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन डेट और टाइम आपका फिक्स होना चाहिए बीएससी के लिए, ठीक है। बीएससी के लिए हमेशा डेट और टाइम फिक्स रहना चाहिए, जितना जो टाइम और जिस डेट में आपने प्रीवियस मंथ में बीएससी किया था, नेक्स्ट मंथ में भी आपको उसी डेट और उसी टाइमिंग में बीएससी करना है, इतना आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है यहाँ से, पोजीशन क्या नाम, पोजीशन कौन सी यूज की जाती है, इसका फुल फॉर्म क्या है और क्या पर्पज होता है इसका, सब कुछ मैंने बीएससी यहाँ पे आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन आपका पूछ रहा था कि एक लेडी है 45 साल की है, जाहिर सी बात, अब इसको बीएससी आपने इन्फॉर्म कर ही दिया होगा, इसी वजह से इसको हार्ड लंप पता चल गया। अब हार्ड लंप इसको प्रॉब्लम है तो ये आई है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आप हैं, आपसे ये रिपोर्ट कर रही है कि इसको हार्ड लंप है। अब आपके सामने टास्क ये है कि आपके पास ऑप्शन है चार, या तो आप यूएसजी करें, या मेमोग्राफी करें, या एक्सीजन बायोप्सी करें, या फिर एफएनएससी करें। अब बात आती है यहाँ पे कौन सा राइट बैठेगा, तो पहले चलते हैं यूएसजी पे। तो यूएसजी का फुल फॉर्म अल्ट्रासोनोग्राफी है, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, ठीक है, चलो ठीक है। अब अल्ट्रासोनोग्राफी है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि हार्ड लंप जो है वो ब्रेस्ट पे है। अब ब्रेस्ट के लिए, ब्रेस्ट क्या है, एक स्मॉल पार्ट है बॉडी का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ट्रांसड्यूसर रखते हैं तो जो मतलब एक अल्ट्रासोनोग्राफी यहाँ पे प्रेफर नहीं मानी जाती है, इसी वजह से। तो अल्ट्रासोनोग्राफी कब करते हैं, ये भी, ये आपके लिए क्वेश्चन याद रखने लायक है। मेमोग्राफी होने के बाद ही अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। पहले अगर ब्रेस्ट में कोई भी इशू है तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वो है मेमोग्राफी, ठीक है। अब मेमोग्राफी, चलो अब यूएसजी तो ऑप्शन आपका हो गया गलत, अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या है, मेमोग्राफी आपका इस क्वेश्चन से रिलेट करता है कि नहीं करता है वो देखेंगे आप यहाँ पे। तो मेमोग्राफी क्या है, तो मेमोग्राफी में आपको याद रखना है, मेमोग्राफी, मेमो आया वर्ड, मैमल्स, मैमल्स आया ब्रेस्ट, ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट की ग्राफिकल अगर आपको रीडिंग करनी है तो मतलब हो गया उसका मेमोग्राफी। अब मेमोग्राफी में आपको याद रखना है लो एनर्जी एक्सरे, लो एनर्जी ग्राफिकल रीडिंग मेथड है ये, ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज है स्क्रीनिंग मेथड है,
किसकी स्क्रीनिंग मेथड है? ब्रेस्ट में होने वाले कोई भी एबनॉर्मल अगर कुछ भी होना चाह रहा है या कुछ भी चीज मतलब हो गई है, उसकी स्क्रीनिंग अगर आपको करनी है तो आप मेमोग्राफी का यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज, इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो 2D भी होता है और 3D भी होता है, मेमोग्राम जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, 2D भी होता है और 3D मेमोग्राम भी इसको बोला जाता है। मेमोग्राफी जो है, इसका जो दूसरा नाम है वो है, जो आजकल ट्रेंड में भी है और इस काफी क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं, डिजिटल ब्रेस्ट टोमो सिंथेसिस। डिजिटल ब्रेस्ट टोमो सिंथेसिस, डिजिटल ब्रेस्ट टोमो सिंथेसिस, ये मेमोग्राफी का अनदर नेम है। तो मेमोग्राफी से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो एक चीज है, मेमोग्राफी जो इन्वेस्टिगेशन है, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है किससे रिलेटेड है बॉडी में, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे लंग्स, हार्ट, जो भी है, ब्रेस्ट भी होगा, तो ब्रेस्ट आपका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मेमोग्राफी क्यों यूज की जाती है, तो आपको याद रखना है स्क्रीनिंग के लिए, स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट, तो उसके लिए राइट आंसर क्या जाएगा? मेमोग्राफी। लो एनर्जी ग्राफिकल रीडिंग मेथड है, दो टाइप्स की होती है, 2D और 3D, और जो टाइमिंग होता है इसका वो लगता है 30 मिनट। 30 मिनट ड्यूरेशन में मेमोग्राफी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और स्क्रीनिंग से आप पता कर सकते हैं क्या? अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग मेथड, इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आपका आंसर क्या होगा? मेमोग्राफी। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ भी ये भी ऑप्शन आपको, हार्ड लंप है उसको तो स्क्रीनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं, अब आपको कंफर्म करना है, हार्ड लंप हो गया है तो स्क्रीनिंग तो होगा नहीं, तो अब आपको कंफर्म। अब चलते हैं अपन एक्सीजनल बायोप्सी पे, थर्ड ऑप्शन पे। अब देखो, एक्सीजनल बायोप्सी जो ऑप्शन है, इसमें एक्सीजनल का मतलब हो गया आउटर, या फिर एक्सीजनल बायोप्सी की बात बताऊं तो बायोप्सी किसके लिए करते हैं, और इसका ही एक अपोजिट वर्ड है ऑटोप्सी। ये भी क्वेश्चन पुराना है, पहले पूछा जाता था, अभी तो नहीं। बायोप्सी जो है ये आपको याद रखना है, साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल स्टडी, साइटोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल एंड टिश्यू। जो सेल्स और टिश्यू जीवित हैं, यानी हम, जो ह्यूमन बॉडी लिविंग कर रहा है, तो उसकी साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल अगर आपको स्टडी करनी है तो आप बायोप्सी ले सकते हैं। ऑटोप्सी हमेशा सेम चीज रहेगी, साइटोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ नॉन लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल्स एंड टिश्यू, यानी डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम, जब ऑटोप्सी यूज होता है, यूज ज्यादा होता है, या फिर या मान के चलो ऑटोप्सी तब ही यूज होता है जब बॉडी डेड हो गई है, और ज्यादातर इसका यूज ऑटोप्सी का पोस्टमार्टम के टाइम में किया जाता है। अब बात करें एक्सीजनल बायोप्सी होती क्या है, एक्सीजनल बायोप्सी क्या होती है, तो एक्सीजनल बायोप्सी में आपको याद रखना है, एक्सीजनल बायोप्सी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ होल पार्ट ऑफ ट्यूमर, या तो ट्यूमर हो या लंप हो, कुछ भी हो, अगर जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी का पार्ट है और यहाँ पे कोई लंप है, अगर इसको आप पूरा कट करके बाहर निकाल देते हो तो ये कहलाएगा एक्सीजनल बायोप्सी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका क्या, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कर्व ब्लेड यूज की जाती है, ये आपको प्रोसीजर के बारे में बता रहा हूँ। इरेगुलर स्किन जो है, इरेगुलर जो स्किन है उसको कट कर दिया जाता है,
क्योंकि लंप होगा जाहिर सी बात है, या फिर ट्यूमर है तो उसके आसपास के सराउंडिंग जो सेल्स होती है या सराउंडिंग जो स्किन है वो पूरी तरीके से इरेगुलर होगी, तो पूरा का पूरा इरेगुलर स्किन को कट कर दिया जाता है। कर्व ब्लेड का यूज होता है, ठीक है। और इससे कॉम्प्लिकेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्सीजनल बायोप्सी के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है, पहला ही कॉम्प्लिकेशन रहेगा ब्लीडिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इन्वेसिव मेथड है। और सेकेंड ऑप रहेगा इन्फेक्शन। अगर प्रिकॉशन नहीं रखा गया तो जाहिर सी बात है वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी रिकवरी की बात करें तो जो रिकवरी है, एक्सीजनल बायोप्सी का रिकवरी ड्यूरेशन होता है वो 1 से 2 हफ्ते होता है। अब एक्सीजनल बायोप्सी तो आपको पता लग गई है। अब इसके अपोजिट में जो दूसरी बायोप्सी है वो है इनसीजनल बायोप्सी। एक्सीजनल बायोप्सी भी होती है और इनसीजनल बायोप्सी भी होती है। इनसीजनल बायोप्सी क्या होती है ये आपको समझना है। इनसीजनल जो बायोप्सी है, इनसीजनल जो बायोप्सी है, तो यहाँ भी होना क्या है, बायोप्सी होना है। लेकिन एक्सीजनल में तो क्या होता है कि पूरा पार्ट जो ट्यूमर का है वो पूरा हटा दिया जाता है। यहाँ पोर्शन ऑफ ट्यूमर हटाया जाता है या पार्ट ऑफ ट्यूमर हटाया जाता है। ए पार्ट ऑफ ट्यूमर या फिर पोर्शन ऑफ ट्यूमर आर रिमूव। इतना सही फर्क है एक्सीजनल और इनसीजनल में। एक्सीजनल में आपका पूरा पार्ट ट्यूमर का रिमूव कर दिया जाता है बाई कारो ब्लेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्यूमर का सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इतना दोनों में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। अब पॉइंट ये है कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हार्ड लंप है, आपको करना है इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है, प्रोसीजर है। ये क्या है, एक्सीजनल बायोप्सी क्या है, प्रोसीजर है। तो यहाँ भी आपका सेट नहीं हो रहा है ऑप्शन। अब लास्ट ऑप्शन चलते हैं अपन एफएनएसी पे। एफएनएसी क्या है, तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है इसकी फुल फॉर्म। तो आपको याद रखना है, फाइन निडल एस्पिरेशन, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अब देखो इसमें होगा क्या, फाइन एक निडल होगी जिससे एस्पायरेट करेंगे इसको, फ्लूइड को, और उसका फ्लूइड में या फिर जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं उस फ्लूइड में उनकी क्या होगी, स्टडी की जाएगी, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी क्या है, एफएनएसी का फुल फॉर्म है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो निडल यूज होती है वो होती है 25 गोज की। ये आपको याद रखना है, 25 गोज की इसमें एफएनएसी में निडल यूज होती है। इसके बाद इस प्रोसेस करने में कितना ड्यूरेशन लगता है, तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस या प्रोसेस ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस यानी एफएनएसी करने में कितना टाइम लगता है, तो नॉर्मली 5 से 10 मिनट लगती है, ठीक है। अब एफएनएसी में आप डायग्नोसिस क्या कर सकते हो, तो आपको याद रखना है डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं और लिम्फोमा कर सकते हैं। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। तो एफएनएसी जो प्रोसीजर है वो आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि कैंडिडेट को क्या है, हार्ड लंप है, यानी स्क्रीनिंग उसने की है और उसको हार्ड लंप डायग्नोस हुआ है। अब हार्ड लंप से रिपोर्ट लेके वो हॉस्पिटल में आ रही है, तो आपको उसका इन्वेस्टिगेशन फाइंड आउट करना है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे ये पता लग जाए कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो आपका राइट आंसर जाएगा एफएनएसी। आप नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे आफ्टर द प्रेजेंट ऑफ हार्ड लंप, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं
एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जैसे एक्सीजनल बायोप्सी से बात करें तो एक्सीजनल बायोप्सी सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कहाँ यूज होती है, तो आपको याद रखना है मोस्ट कॉमन जो ये यूज होगी वो माइलोमा में होती है। माइलोमा में होती है, और माइलोमा कहाँ का प्रॉब्लम है, बिनाइन ट्यूमर है कहाँ का, मसल्स का। ठीक है, माइलोमा क्या है, बिनाइन ट्यूमर है ऑफ मसल, बॉडी में जो मसल्स होती हैं वहां का बिनाइन ट्यूमर है। जब ऑन्कोलॉजी आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बिनाइन और मैलिग्नेंट जो दोनों प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं उनमें डिफरेंशिएट क्या होता है। ठीक है, बिनाइन ऐसी ट्यूमर होती है जो एक जगह जहां पे क्रिएट हुई है या जहां पे बनना स्टार्ट किया वो वहीं रहती है। मैलिग्नेंसी ऐसी होती है जो जहां पे डेवलप होती है वहां से वो स्प्रेड करती है बाय द ब्लड फ्लो, यानी एक जगह उसका स्थान नहीं होता, एक जगह वो स्टे नहीं करती, जबकि बिनाइन एक जगह ही स्टे कर जाती है। ये दोनों में डिफरेंशिएट होता है, और भी डिफरेंशिएट होते हैं। बिनाइन का प्रोलिफरेशन और मैलिग्नेंसी का जो प्रोलिफरेशन मतलब रिप्लिकेशन, अपने आप की संख्याओं को बढ़ाना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो बिनाइन का थोड़ा स्लो होता है कंपेयर टू मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का जो रिप्लिकेशन पावर है वो ज्यादा होता है, ये डिफरेंशिएट होता है। बिनाइन जो है वो कैप्सुलेटेड होती है, यानी उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जबकि मैलिग्नेंट एनकैप्सुलेटेड होती है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये सम डिफरेंशिएट थोड़े से यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे होता है सोल्व। तो आपका क्वेश्चन सिंपल सा था कि भाई एक लेडी है 45 साल की जिसको हार्ड लंप है, और हार्ड लंप है तो वो आपके साथ रिपोर्ट करने आई है, तो आपको जवाब देना था कि आपको क्या करना है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर डॉक्टर के पास गई है तो डॉक्टर उसको अब क्या बोलने वाला है, इतना हमें पता होना चाहिए। पता होगा तो आप प्रिपरेशन पहले से ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which are which are involved in मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन आया आपका न्यूट्रिशन से। फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है विटामिन, सेकंड ऑप्शन आता है आपका मिनरल, थर्ड ऑप्शन आता है आपका वाटर, एंड फोर्थ ऑप्शन आता है आपका प्रोटीन। चार ऑप्शन है जो आपसे है। ठीक है, अब पहले अपने को ये समझना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और दोनों का हमारी ह्यूमन बॉडी से क्या रिलेशन होता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज्यादा होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ लार्जर अमाउंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये तो मतलब होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, यानी बॉडी का एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वो आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं इसके जस्ट अपोजिट, रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉलर अमाउंट, यानी जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, थोड़ी स्मॉलर अमाउंट होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉलर अमाउंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्वेश्चन अब आपके सामने है, आपको डिफरेंशिएट करना है। मैंने आपको आंसर समझा दिया है, क्वेश्चन में समझा दिया है, अब आपका आंसर देना है। तो देखो विटामिन, मिनरल्स, वाटर और प्रोटीन, तो आपको याद रखना है विटामिन जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा कम होती है बॉडी को, इसलिए ये दोनों बिलोंग करते हैं किसमें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, और
वाटर, और यहाँ पे आंसर मैं दे देता हूँ 3 और 4, ये इसका आंसर बैठेगा। दोनों ही ये जो हैं वाटर और प्रोटीन, ये दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट से। ठीक है, इनके अलावा दो और है, तो आपको याद रखना है वो दो दो कौन से हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो फैमिली आती है या जो पार्टिकल्स आते हैं वो आते हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट जिसका मेडिकल टर्म है CHO, सेकंड आता है फैट, थर्ड आता है प्रोटीन, और लास्ट आता है वाटर। ये चारों आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत हिट है, काफी बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये चार ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज्यादा अमाउंट में होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब मेरा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, जो कंपटीशन में और पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये आपसे पूछा गया है कि अगर आप इन कार्बोहाइड्रेट अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो आपकी बॉडी को कितना एनर्जी प्रोवाइड होगा? अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट एनर्जी प्रोवाइड होता है? अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो कितना होता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, फैट जो है, प्रोटीन जो है, अगर आप 1-1 ग्राम ले रहे हैं डेली तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी? तो यहाँ क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जाते हैं इसी क्वेश्चन को। एक तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम अगर आप लेते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो आपको आंसर देना है फैट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो देता है वो देता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट देता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम पे, और प्रोटीन भी कितना देता है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये आपको सेट कर लेना है अपने माइंड सेट में, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी तरह से घूम के आ सकता है। पेशेंट्स आर सफर्ड फ्रॉम मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डॉक्टर्स आर प्रेस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट इतना ग्राम, अब टोटल एनर्जी कितनी मिलने वाली है? तो आपको काउंटिंग पूछ सकता है, तो आपको एडिंग करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में इतना एनर्जी प्रोवाइड होता है। तो क्वेश्चन कैसे भी घूम के आए, ये आपके फिक्स होने चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वाटर और प्रोटीन, दोनों आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि विटामिन और मिनरल्स क्या हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन जो है वो है ओबीजी से रिलेटेड। ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, which site are important for fertilization? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बारी बात नहीं पूछी है इसने, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि साइट पूछे यानी जगह जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। अब पहली चीज तो आपको यहाँ समझना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो ओवा होता है और स्पर्म होता है, इन दोनों का जो मिलन होता है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ओवा क्या है? ओवा है क्या, यहाँ से क्वेश्चन देखो बनते हैं, मैच्योर जो ओवम होता है उसी को क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं। सेकंड चीज, लार्जेस्ट सेल होती है ये फीमेल बॉडी की, ये एक्सेप्शनल बता रहा हूँ, बाकी अगर ह्यूमन बॉडी का भी पूछे तो भी आपको आंसर यही देना है, ओवा। ठीक है, सेकंड चीज लार्जेस्ट सेल होती है, इसका जो साइज होता है वो 130 माइक्रोन होता है, याद रखना है 130 माइक्रोन होता है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि दोनों के लाइफ स्पान पूछे जा सकते हैं। लाइफ स्पान का मतलब क्या होता है? जीवन, मतलब इनका जीवन कितना है। जैसे ड्रग्स में होता है ना बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया उस ड्रग्स की जीवन कितनी है, मतलब कितने टाइम बायो अवेलेबिलिटी उसका है। अगर बायो अवेलेबिलिटी ड्यूरेशन उसका खत्म हो गया तो वो ड्रग्स क्या हो गई? एक्सपायर हो गई। इसी तरह से ओवा और स्पर्म जो है दोनों का क्या होता है? लाइफ स्पान होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत हिट होता है, तो आपको याद रखना है ओवा का जो लाइफ स्पान है वो 12 आवर्स से लेकर 24 आवर्स है, लाइफ स्पान ऑफ ओवा। ठीक है,
और सेकंड चीज अगर स्पर्म की पूछें तो स्पर्म का जो लाइफ स्पान होता है वो 48 आवर्स से 72 आवर्स होता है, ये इनका लाइफ स्पान होता है। ठीक है, अब इतने लाइफ स्पान में इन दोनों को मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो कौन सी साइट है जहां पे ये मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है यूट्रस, सेकंड ऑप्शन जो है वो है एम्पुला, थर्ड ऑप्शन जो है वो है फैलोपियन ट्यूब, एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है बी एंड सी दोनों। आई होप इसका आंसर कोई दे पाएगा कि नहीं, फटाफट से। सिंपल क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन साइट पूछा गया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर घुमा दिया जाए तो मोस्ट कॉमन साइट भी पूछा जा सकता है, मोस्ट कॉमन साइट हो जाए तो फिर ये चेंज हो जाएगा आंसर। बाकी अभी आंसर कोई दे सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया है। इसका आंसर सीधा सा है, फर्टिलाइजेशन की साइट पूछिए इंपोर्टेंट, तो आपको इतना सा याद रखना है कि यूट्रस फर्टिलाइजेशन की साइट नहीं होती है। यूट्रस किसकी साइट है, इम्प्लांटेशन की साइट है। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग, ये दोनों अगर फर्टिलाइज हो जाते हैं उसके बाद ये कैरी करेंगे और कैरी करते हुए कहां पहुंच जाएंगे, यूट्रस पे, और यूट्रस पे जाके इनको क्या होना है, रहना है। सेफ हाउस ऑफ फर्टिलाइज एग, दैट्स मीन यूट्रस। तो यूट्रस जो है वो सेफ हाउस है, तो सेफ हाउस में जो होने का काम है वो है इम्प्लांटेशन, यानी वहां अब ये रहेंगे, वहां इनको नरिशमेंट मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, थोड़े टाइम बाद प्लेसेंटा बन जाएगा, प्लेसेंटा में डेवलप होंगे एंड देन बेबी आर फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, एम्पुला और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब यूट्रस की बात करें तो थोड़ा सा और मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। देखो यूट्रस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं नॉर्मल वेट, अगर नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस का कितना वजन होता है, तो आपको याद रखना है 60 ग्राम रहता है। अगर एट ट्रम बात करें, अगर प्रेगनेंसी के एट ट्रम पे बात करें, और एट ट्रम क्या होता है ये भी अब आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो एट ट्रम, यहाँ ट्रम पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो शॉर्ट बनते हैं। जैसे एक होता है इसका अपोजिट वर्ड प्रीट्रम होता है, एक होता है ट्रम होता है, एक होता है पोस्ट्रम होता है। ठीक है, यहाँ से भी सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां भी गलती हो जाती है। प्रीट्रम और ट्रम और पोस्ट्रम, तो आपको ट्रम याद रखना है। ट्रम क्या होता है, 37 वीक ऑफ गेस्टेशन। अब गेस्टेशन जो है वो हो गया यूटेराइन एज, यानी बेबी आपका यूट्रस में है उसकी एज हो गई गेस्टेशनल एज। ठीक है, अगर टर्म है तो जाहिर सी बात है 37 वीक का प्रेगनेंसी होगा तो टर्म कहलाएगा। अगर कैंडिडेट 37 वीक से पहले की पूछ ले, अगर कोई भी लेडी अगर मान लो 32 वीक की है और डिलीवरी हो जाती है तो वो प्रीटर्म डिलीवरी कहलाएगी, 35 की है तो भी प्रीटर्म कहलाएगी। तो यानी जो वीक का ड्यूरेशन है वो 37 से अगर कम हो गया तो वो कहलाएगा आपका प्रीटर्म, अगर 37 पे हो रहा है तो टर्म। पोस्टर्म किसको कहते हैं, मोर देन 40 वीक्स, 40 वीक से ऊपर अगर लेबर जा रहा है, प्रेगनेंसी जा रही है 40 वीक से ऊपर, वो कहलाएगी पोस्टर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो प्रेग्नेंट लेडी का मैंने क्वेश्चन बोला था यूट्रस का वजन टर्म के कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1000 ग्राम यानी 1 किलो वजन होता है किसका, यूट्रस का। उसके बाद बात करें यूट्रस की नॉर्मल साइज कितनी होती है, तो साइज में आपको याद रखना है 8 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है, और 3 सेंटीमीटर जो है थिकनेस होती है। ये इसकी नॉर्मल साइज है। ये यूट्रस की साइज होती है। ठीक है, शेप की बात करें तो पीयर शेप होता है, पीयर शेप ऑर्गन है, होलो है यानी खाली है, मस्कुलार है,
यानी मसल से बना हुआ है। और आगे मैं जाऊंगा नहीं, यूट्रस की फिर लेयर भी पूछी जाती है, तो लेयर होती है इसमें थ्री लेयर होती हैं, थ्री लेयर होती हैं। थ्री लेयर में जो आउटर होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, अंदर की होती है, बीच की होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो अंदर ही अंदर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। इस प्रकार से तीन लेयर यूट्रस को कवर करती है। तो ये हो गया यूट्रस के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं, तो यूट्रस आपका ऑप्शन यहाँ नहीं होता है सेट फर्टिलाइजेशन पे, ये कहाँ सेट होता है इम्प्लांटेशन पे, तो यहाँ आंसर आपका यूट्रस हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, एम्पुला। तो एम्पुला क्या है? एम्पुला आपको पता होना चाहिए, एम्पुला क्या है? एम्पुला क्या है? एम्पुला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी किसका पार्ट है ये भी पता होना चाहिए। ये पता होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है फर्टिलाइजेशन की, तो आंसर यहाँ घूम जाता है। लेकिन अभी इसने सिर्फ साइट पूछी है, तो साइट में यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे दो राइट। कौन से? एक तो एम्पुला भी सही जाएगा और फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि एम्पुला किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ठीक है। एम्पुला की लेंथ पूछ ली जाती है, तो एम्पुला की लेंथ जो होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपको याद रखना है फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं, ठीक है। चार पार्ट में पहला पार्ट जो होता है वो होता है इस्थमस, सेकंड पार्ट होता है जो होता है एम्पुला जिसकी बात अपन कर रहे हैं, इसके बाद होता है इनफंडिबुलम, उसके बाद होता है फिम्बरी। इनफंडिबुलम को इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं। फिम्बरी जो होती है वो प्रोजेक्शन लाइक फिंगर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो ओवेरी को होल्ड करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ये जैसे यूट्रस है, और यहाँ से ये, और यहाँ पे क्या होती है ओवेरी होती है, इस तरह से। तो ये ओवेरी को होल्ड करने का काम फिम्बरी का होता है, ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। यहाँ स्थिमस होता है, ये एम्पुला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है? स्थिमस है, ये एम्पुला है, इन्फंडिबुलम है, और ये आपका यूट्रस हो गया, ठीक है। तो इसकी जो पूरी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो यहाँ होता है, इसको बोलते हैं अपन एम्पुला, जो फर्टिलाइजेशन का क्या है मोस्ट कॉमन साइट है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है तो कि विच आर द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका आंसर जाएगा आपका एम्पुला, नॉट फैलोपियन ट्यूब। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपका आंसर क्या होगा? एम्पुला होगा। अगर आपसे सिर्फ साइट पूछते हैं, दोनों को भी दिखा दिया गया है जैसे बी और सी, तो यहाँ सा जाएगा डी जाएगा। बी और सी दोनों पार्ट किसके हैं? फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है फोकल लेंथ ऑफ आई इज कंट्रोल बाय। क्वेश्चन आपका ये है, जो फोकल लेंथ है आई का या फिर लेंस का, वो कौन कंट्रोल करता है? फोकल लेंथ जो है आई लेंसेस का, वो कौन कंट्रोल करता है? सॉरी, आई लेंस का इज कंट्रोल बाय, ये क्वेश्चन है। जो आई में लेंसेज होते हैं उसकी जो फोकल लेंथ है वो किसके द्वारा कंट्रोल होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आइरिस, सेकंड ऑप्शन है आपका सीलियरी बॉडी,
और थर्ड ऑप्शन है आपका प्यूपिल, और लास्ट ऑप्शन है आपका कॉर्निया। ईएनटी का, सॉरी, ऑप्थेल्मिक जो है आई, उससे इक्वेशन पुटअप किया गया है। यहाँ पे पूछा गया है आपका जो लेंस होता है आई में, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, सॉरी फोकल लेंथ कौन कंट्रोल करता है, क्वेश्चन ये है कौन उसको अपने कंट्रोल में रखता है। तो आयरिस करता है, सिलियरी बॉडी करता है, प्यूपिल करता है, या फिर कॉर्निया करता है, आपको आंसर देना है। आंसर अगर कोई भी देना चाहे तो वो दे सकता है, मैं वेट करता। 5 कैंडिडेट लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं। एनीबडी कोई आंसर देगा इसका? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कौन कंट्रोल होता है? चलो इसको अब अपन आउटलेट करते हैं। तो देखो फर्स्ट बात करते हैं आइरिस की। आइरिस क्या है तो आपको याद रखना है, आइरिस मस्कुलर पार्ट है इसका, आई का, ठीक है। उसके बाद क्या है, कलर पार्ट है, आई का। मस्कुलर पार्ट या फिर मस्कुलर ऑर्गन लिख सकते हो आप इसको यहाँ पे। आइरिस क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, कलर पार्ट ऑफ आई है। इसके अलावा इसका जहां से क्वेश्चन बनता है वो है आइरिस करता क्या है, कंट्रोल ऑफ साइज ऑफ प्यूपिल, जो आपका थर्ड ऑप्शन है। यानी प्यूपिल्स की साइज को कंट्रोल करने का काम किसका है, आइरिस का है। इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही हिट होता है। प्यूपिल्स की जो साइज होती है, यानी वो डायलेट हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है, आइरिस का होता है, ठीक है। ये तो हो गया प्यूपिल, सॉरी आइरिस। देन चलते हैं सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी क्या है आपको याद रखना है, सीलियरी बॉडी क्या है। तो सीलियरी बॉडी से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है वो है, ये सिंथेसाइज करता है एक्वस ह्यूमर को। एक्वस ह्यूमर को सिंथेसाइज कौन करता है, सीलियरी बॉडी। यहां से क्वेश्चन फिट हो जाता है। एक्वस ह्यूमर सिंथेसाइज यानी बनाता कौन है, तो सीलियरी बॉडी। अब आपसे सामने क्वेश्चन ये है कि एक्वस ह्यूमर क्या है। तो एक्वस ह्यूमर क्या है तो मैं आपको ये बता देता हूं, क्लियर फ्लूइड होता है ये, ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज, एंटीरियर पार्ट में ये, एंटीरियर पार्ट ऑफ आई में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसका पर्पज क्या है वहां रहने का, तो आपको ये याद रखना है, प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ आई, प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ आई। आंखों को पोषण देने का काम किसका है, एक्वस ह्यूमर का है। अब एक्वस ह्यूमर को बनाने का काम किसका है, सीलियरी बॉडी का है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर तो हो गया एक पोर्शन। अब इसके अपोजिट में जो होता है वो होता है विट्रस ह्यूमर। आंखों में दो प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं। विट्रस ह्यूमर कैसा होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, पहली चीज। सेकंड चीज, ये कहाँ पाया जाएगा तो आपको याद रखना है, ये पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है, या पोस्टीरियर चैम्बर बोल सकते हो आप। पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई में क्या होता है, ये
प्रेजेंट होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन इसी तरह से आपको याद भी रखना है, दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विट्रेस ह्यूमर क्या है? जेली लाइक फ्लूइड है, कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा? पोस्टीरियर चैम्बर में, लेंस एंड रेटिना के, लेंस एंड रेटिना के बिटवीन, यानी दोनों के बीच में आपको विट्रेस ह्यूमर की लोकेशन मिल जाएगी, यानी वहां पे प्रेजेंट होता है। काम क्या करता है ये मेंटेन करता है शेप ऑफ आई, आंखों की जो शेप है उसको मेंटेन करने का काम किसका है? विट्रेस ह्यूमर का। ठीक है, और एक्वस ह्यूमर का क्या काम है? आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका दो ऑप्शन हो गए। अब दोनों ऑप्शनों में आपका फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस तो क्लियर। तो थर्ड ऑप्शन और क्लियर करता हूं मैं कि प्यूपिल्स क्या है। तो प्यूपिल्स के बारे में बात करेंगे। प्यूपिल्स क्या है? तो प्यूपिल के बारे में बात करें तो प्यूपिल क्या है? तो प्यूपिल में आपको याद रखना है, प्यूपिल क्या करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। प्यूपिल्स जो है ये क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं ऑफ लाइट, आंखों पे जो गिरने वाली रोशनी है उसको कंट्रोल करते हैं। अब आंखों में भी कहाँ गिरेगी ये? कंट्रोल ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन रेटिना। ठीक है, रेटिना पे आई लाइट मतलब आंखों में जाने वाली जो भी लाइट्स है, चाहे वो डिम हो या ब्राइट हो, कॉन्ट्रास्ट हो। ठीक है, तो जैसे ही आई में वो एंटर करती है लाइट, तो प्यूपिल क्या करता है? उस लाइट को कंट्रोल करता है जब वो रेटिना पे गिरने वाली है, और रेटिना पे गिरने के बाद वो कहाँ जाके बनाएगी? लेंस पे, और फिर आपको विजन क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है। तो प्यूपिल का क्या काम है कि जो लाइट गिर रही है किस पे? रेटिना पे, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? प्यूपिल्स का होता है। तो प्यूपिल यहाँ पे ये रोल प्ले करता है। ठीक है, अब बात करें आपके कॉर्निया की। तो कॉर्निया क्या है? तो कॉर्निया का जो क्वेश्चन जो बनता है वो आपको एक बनता है ये कि कॉर्निया क्या है? एक्सटर्नल लेयर है किसकी? आई की। कॉर्निया जो है वो एक्सटर्नल लेयर है किसकी? आई की। ठीक है, इसके बाद में कॉर्निया जो है वो कवर करता है किसको? एंटीरियर पोर्शन ऑफ आई को। एंटीरियर पोर्शन ऑफ आई कितना करता है? 1/6 पार्ट करता है। जो आपके एंटीरियर में जो आई दिख रही है उसके 1/6 पार्ट को कवर करने का काम किसका है? कॉर्निया का है। ठीक है, उसके बाद कॉर्निया का जो कलर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ट्रांसप्लांट होता है, सॉरी ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट इन कलर होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कंट्रोल किसके द्वारा होगा? तो मैंने आपको बताया आइरिस। आइरिस तो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, प्यूपिल जो है वो लाइट को कंट्रोल करता है, कॉर्निया वो जो है वो एक्सटर्नल लेयर है। ठीक है, तो फोकल लेंथ तो कहाँ हो गई? आपकी पोस्टीरियर पोर्शन में। लेंस कहाँ है? आपके पोस्टीरियर पोर्शन में। तो सीले कॉर्निया तो होगा ही नहीं, कॉर्निया तो एंटीरियर पोर्शन में। अब फोकल लेंथ कौन कंट्रोल करेगा? तो आपका आंसर आएगा सिलेरी बॉडी। ठीक है, सिलेरी बॉडी, क्योंकि सिलेरी बॉडी एंटीरियर पोर्शन में भी जो है एक्वस ह्यूमर बना रही है, और पोस्टीरियर पोर्शन में जो है वो विट्रेस ह्यूमर होता है। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस जो है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सिलेरी बॉडी का। तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे सिलेरी बॉडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया है पीडियाट्रिक्स, और काफी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। BFHI इज या फिर वाज लॉन्च इन इंडिया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछना चाहता है वो पूछना चाहता है ईयर, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा हिट होता है BFHI का। तो ऑप्शन है 1991 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 1944, थर्ड ऑप्शन है 1993, फोर्थ ऑप्शन है 1948। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि BFHI जो है, BFHI क्या है। पहली चीज तो ये, तो BFHI क्या है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, ये नाम भी काफी बार पूछा गया है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, BFHI। काफी बार हिट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि BFHI का पूरा नाम क्या है, तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। अब सेकंड चलते हैं कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक है, सेकंड इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसमें कितनी स्टेप्स होती हैं, 10 स्टेप्स होती हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट BFHI का मोटिव क्या है, इसको लॉन्च क्यों किया गया, तो आपको याद रखना है प्रमोट रूमिंग इन, ये इसका पहला काम है, पहला मोटिव इसका यही है, रूमिंग इन। ठीक है, प्रमोट रूमिंग इन। अब रूमिंग इन का मतलब ये हो गया है कि जो चाइल्ड है एंड मदर है आर टुगेदर फर्स्टली 24 आवर्स, डिलीवरी होने के 24 घंटे तक बच्चे और माँ को हमेशा एक साथ रखना चाहिए। उससे क्या होता है, रूमिंग इन प्रमोट होता है। रूमिंग इन प्रमोट होगा तो मदर और बेबी का जो मतलब जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, एंकरेज होता है, जिसकी वजह से सेकंड जो है वो है प्रमोट ब्रेस्ट फीड, क्योंकि बेबी क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको जो एक एनवायरनमेंट चाहिए स्टे वाला, तो वो आप BFHI के थ्रू दे सकते हो। उसमें 10 स्टेप्स होती हैं, और इसमें जो मोस्टली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोटिव का, वो यही है कि एक तो इसमें रूमिंग इन की प्रैक्टिस की जाती है। रूमिंग इन क्या होती है, 24 आवर्स बेबी को और मदर को दोनों को एक साथ रखा जाता है, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, प्रमोट होती है। और ब्रेस्ट फीडिंग अगर प्रमोट होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया BFHI के बारे में। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि BFHI इंडिया में कब लॉन्च हुआ, तो ऑप्शन आपके पास 1991 है, 44 है, 1993 है, 1948 है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरी दुनिया में BFHI सबसे पहले कब लॉन्च हुआ, वो ईयर पूछ लें, तब आपका आंसर आ जाएगा 1991। अगर इंडिया का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आंसर आपका जाएगा 1993। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 1991 में BFHI किसने लॉन्च किया था। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, WHO एंड यूनिसेफ, ये दोनों के कोलाबोरेशन की वजह से जो प्रोग्राम क्रिएट हुआ था वो था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। और BFHI जो है ये प्रोग्राम, ये दोनों जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, ये कौन सी है, ये इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है। या फिर आप इनको हेल्थ एजेंसी भी बोल सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल है। ठीक है, नेशनल नहीं है, इंडिया की नहीं है, बाहर की है। तो
ये दोनों जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इन दोनों के कोलैबोरेशन से बीएफएचआई सबसे पहले दुनिया में जब लॉन्च हुआ वो था 1991, और इंडिया ने 2 साल बाद उसको लॉन्च किया था। ठीक है, इंडिया ने उसको 2 साल बाद लॉन्च किया था। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाते हैं हिट। क्लियर है? तो बीएफएचआई का थोड़ा थोड़ा जो इंट्रो इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हिट हो जाते हैं, वो लगभग लगभग बीएफएचआई से क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और ज्यादा नहीं पूछा जाता है बीएफएचआई से, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है जैसे बीएफएचआई से रिलेटेड, जैसे पूछ सकते हैं ब्रेस्ट फीड वीक कब मनाते हैं? ब्रेस्ट फीड वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद रखना है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। अगस्त का जो महीना होता है उसका पहला वीक जो है वो ब्रेस्ट फीड वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है, ब्रेस्ट फीड वीक जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में यूज होता है, मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ड्रग ऑफ चॉइस पे, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ओपोइड ओवरडोज। क्वेश्चन आपका आया है ओपोइड से। ओपोइड क्या है? एनाल्जेसिक के रूप में यूज की जाती है ओपोइड्स, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे की जाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है, किसी कैंडिडेट को क्या हो गया है, ओपोइड से ओवरडोज हो गया है। ठीक है, यानी थेरापेटिक जो लेवल होता है किसी भी ड्रग्स का बॉडी के लिए, यानी जिस लेवल पे जो बॉडी है वो, सॉरी, जो ड्रग्स है वो कोई रिएक्शन नहीं करेगी, मतलब जो इफेक्टिव उसको देना है बॉडी को वही इफेक्ट उसका रहेगा। अगर उसका थेरापेटिक लेवल अगर या तो ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो सॉरी टॉक्सिसिटी लेवल पे वो फिर चला जाता है। अगर ज्यादा हो गया उसका लेवल तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा बॉडी को, और बॉडी में अगर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है दैट्स मीन हो गया वो ओवरडोज में चला गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपसे है नैलोक्सेन, उसके बाद ऑप्शन है मेथाडोन, उसके बाद ऑप्शन है नैलाट्रेक्सोन, और लास्ट ऑप्शन नानोभगोव है। तो आप में से कोई आंसर दे पाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ओपोइड ओवरडोज में कौन सी डीओसी यूज की जाती है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको डिस्क्रिप्शन भी करेंगे कि ये तीनों चीजें क्या क्या हैं और इन तीनों में से कौन सा इसका राइट आंसर जाना है। तो जैसे पहले बात करें नैलोक्सोन, तो ओपोइड ओवरडोज जो है उसका डीओसी कौन है? नैलोक्सोन ही है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से हिट हो जाता है, नैलोक्सोन है। क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको रैपिड रिवर्स, इसका जो एक्शन होता है वो होता है रैपिड रिवर्स ओपोइड ओवरडोज। ओपोइड ओवरडोज है तो ये रैपिड रिवर्स क्या करती है, एक्शन करती है, ये इसका एमओए प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो फॉर्म है, जो नैलोक्सोन है,
वो दो फॉर्म में आती है, एक आती है इंजेक्टेबल और एक आती है नेजल स्प्रे के रूप में। दो ही फॉर्म इसकी अवेलेबल है नैलोक्सोन। इंजेक्टेबल में अगर ओपियोइड ओवरडोज है तो आप 2 ml उसको आईवी दे सकते हो या फिर 5 ml उसको आईएम दे सकते हो। 2 ml उसको आईवी दे सकते हैं और 5 ml उसको क्या दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नैलोक्सोन का क्लास पूछ लिया जाता है, कौन सी क्लास से ये ड्रग बिलोंग करती है। तो आपको याद रखना है ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट है ये, यानी ओपियोइड्स के अगेंस्ट में काम करती है। ठीक है, कैसे करेगी ओपियोइड एंटागोनिस्ट, तो आपको याद रखना है जो नैलोक्सोन है वो ओपियोइड जो रिसेप्टर्स हैं उनको क्या कर देती है, ब्लॉकेज कर देती है। अगर ओपियोइड रिसेप्टर्स ही ब्लॉकेज हो गए तो ओपियोइड्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओपियोइड्स जो रिसेप्टर्स हैं उनको ये क्या कर देती है, ब्लॉकेज कर देती है। और ब्लॉकेज कैसे करेगी, ब्लॉकेज ये इस तरह से करती है कि पहले क्या होती है, जो पहले ये करती है बाइंड, यानी पहले नैलोक्सोन क्या होती है, ओपियोइड जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे होती है बाइंड। बाइंड होने के बाद ये करती है रिवर्स, और रिवर्स के बाद में तीसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है इसका ब्लॉकेज का। ये तीन फेज जो है वो नैलोक्सोन कहाँ पे करती है एक्शन, ओपियोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं वहां पे जाके इस तरह से ये काम करती है। नैलोक्सोन सबसे पहले बाइंड करेगी ओपियोइड रिसेप्टर से, उसके बाद रिवर्स करेगी, देन उसके बाद ब्लॉक करेगी ओपियोइड रिसेप्टर से, जिसकी वजह से ओपियोइड्स के जो इफेक्ट्स हैं वो आना बंद हो जाते हैं। और नैलोक्सोन का ट्रीट, नैलोक्सोन से आप ट्रीट कर सकते हो किसको, ओपियोइड ओवरडोज को। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो जाएगा वो जाएगा नैलोक्सोन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन मेथाडोन की। मेथाडोन क्या है, तो मेथाडोन में आपको जो अब तक क्वेश्चन आए हैं वो यही आए हैं। मेथाडोन भी क्या है, तो आपको याद रखना है कि दो फॉर्म में आती है, एक आती है टेबलेट फॉर्म में, एक आती है फ्लूइड फॉर्म में आती है। ठीक है, टैबलेट फॉर्म का क्वेश्चन आया हुआ है, टैबलेट फॉर्म कहाँ यूज होती है, तो आपको याद रखना है क्रोनिक पेन में। मैथाडोन जो टैबलेट है वो कहाँ यूज होती है, क्रोनिक पेन, क्रोनिक पेन में इसकी टैबलेट फॉर्म यूज की जाती है। जबकि फ्लूइड फॉर्म जो है या ड्रिंक फॉर्म जो है वो यूज होती है एल्कोहलिक एडिक्शन में। अगर कोई कैंडिडेट एल्कोहल का एडिक्शन है या एल्कोहलिक एडिक्शन में आता है तो उससे बचाने के लिए या उससे आप बचा सकते हो उसको ड्रिंक फॉर्म में पिला के। ठीक है, मेथाडोन क्या है, ड्रिंक फॉर्म में उसको पिलाई जाती है। और जो टैबलेट फॉर्म है वो क्रॉनिक पेन में यूज होगी, और फ्लूइड फॉर्म यानी ड्रिंक जो है वो एल्कोहलिक एडिक्शंस के जो पेशेंट्स होते हैं या एल्कोहलिक एडिक्शंस के जो मतलब कैंडिडेट्स होते हैं उनमें यूज की जाती है ड्रिंक फॉर्म के रूप में। तो मेथाडोन आपका यहाँ इस तरह से यूज होता है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है आपका नैल्ट्राक्सोन। नैल्ट्राक्सोन जो है ये किसकी क्लास है, ओपोइड्स एंटागोनिस्ट है। ओपोइड एंटागोनिस्ट क्लास ड्रग है नैल्ट्राक्सोन।
उसके बाद अब आपको ये याद रखना है कि नेल्ट्राजोन पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये कौन किस चीज के लिए नेल्ट्राजोन यूज होती है। तो आपको याद रखना है जो कैंडिडेट नारकोटिक्स के जो एडिक्शन होते हैं, नारकोटिक्स एडिक्शन जो कैंडिडेट है, ठीक है, अगर वो स्टे अवे फ्रॉम नारकोटिक्स, अगर नारकोटिक एडिक्शन के कैंडिडेट्स हैं लेकिन फ्यूचर में वो मतलब जैसे ट्रीटमेंट लेते हैं और वो नारकोटिक्स से क्या रहना चाहते हैं, स्टे अवे रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, तो इस मेंटेनेंस को, क्योंकि जाहिर सी बात है नारकोटिक्स अगर कोई कैंडिडेट छोड़ता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने ही हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे तो नारकोटिक्स के प्रति विड्रॉल सिम्टम्स भी फिर और भी ज्यादा डेंजरस या वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। तो नारकोटिक्स को अगर उसे छोड़ना है तो छोड़ना है तो उस कंडीशन जो जिस कंडीशन में वो नारकोटिक्स छोड़ रहा है उस कंडीशन को आगे फ्यूचर में मेंटेन करने के लिए क्या दी जाती है, नाल्ट्रक्सोन दी जाती है, मेंटेन नारकोटिक स्टे अवे, ठीक है। नारकोटिक्स जो ड्रग्स होती हैं, तो सॉरी नारकोटिक्स जो है उसको अगर किसी कैंडिडेट ने उसे छोड़ दिया है तो उस लेवल को मेंटेन आगे करने के लिए किस ड्रग्स का यूज करते हैं, नेल्ट्राक्सोन का, मेथाडोन का क्रोनिक में यूज करते हैं टैबलेट फॉर्म में, और ड्रिंक फॉर्म में यूज करते हैं अल्कोहलिक एडिक्शन वाले में। नेलोक्सोन जो है वो भी दो फॉर्म में आती है, इंजेक्टेबल जो कि यूज होगी ओपियोइड ओवरडोज में, और नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे जो है वो यूज होती है नेलोक्सोन, जो दो टाइप्स में फॉर्म करती है, ठीक है। इसके अलावा नेल्ट्राक्सोन जो है वो नारकोटिक्स के अलावा किस में और यूज हो सकती है, एल्कोहलिक फ्री में भी यूज होती है। अगर कोई कैंडिडेट अल्कोहल से फ्री होना चाहता है तो अल्कोहलिक फ्री फ्री होने में भी ये यूज होती है। मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर अल्कोहलिक एडिक्शन है और अगर अल्कोहल को छोड़ना चाहता है तो वहां भी आप नैलट्रेक्सोन को यूज कर सकते हैं। तो तीन ड्रग थी साइकेट्रिक की, तीनों ड्रग मैंने आपको बता दी हैं, तीनों ही हमेशा कंफ्यूज करती हैं और इसी तरह से आती हैं, तो तीनों में आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। नेलोक्सोन जो है वो ओपोइड का ओवरडोज है, क्योंकि वो ओपोइड जो रिसेप्टर्स है उसको बाइंड करती है, फिर वहां रिवर्स करके उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ओपोइड्स के इफेक्ट आना बंद हो जाएंगे। दो फॉर्म में होती है, एक टैबलेट फॉर्म में होती है, सॉरी इंजेक्शन फॉर्म में होती है, स्प्रे फॉर्म में होती है, नेजल स्प्रे फॉर्म में होती है, और इंजेक्शन, इंजेक्शन में आप अगर ओपोइड ओवरडोज का कोई भी क्लाइंट अगर हॉस्पिटल में आ रहा है तो सबसे पहले या तो आप उसको 2 ml आईवी इंजेक्ट कर दो या 5 ml आईएम इंजेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आ गया मेथाडोन, मेथाडोन का टैबलेट फॉर्म है और ड्रिंक फॉर्म है, दो ही फॉर्म में आती है। टैबलेट फॉर्म जो ड्रग है मेथाडोन का वो यूज होगा क्रॉनिक पेन में, और जो ड्रिंक फॉर्म है वो यूज होता है एल्कोहलिक जो एडिक्शन पर्सन है उनको अल्कोहल एडिक्शन से दूर ले जाने के लिए मेथाडोन का यूज होता है। देन लास्ट आती है नेल्ट्राक्सोन, नेल्ट्राक्सोन जो है वो मैंने आपको बता दी, नेल्ट्राक्सोन जो नारकोटिक एडिक्शन पर्सन होते हैं वो नारकोटिक्स को छोड़ना चाहते हैं लेकिन उस छोड़ने वाली स्टेज को आगे बरकरार रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए नेल्ट्राक्सोन का यूज होता है। ये भी एक प्रकार की ओपोइड एंटागोनिस्ट ही है और एल्कोहलिक फ्री भी है। ये एल्कोहलिक एडिक्शन अगर पर्सन वो भी अगर इस नेल्ट्राक्सोन को यूज करता है तो भी वो अल्कोहल को ये सॉरी नेल्ट्राक्सोन को यूज कर सकता है। तो नेल्ट्राक्सोन के दो यूज होते हैं, नारकोटिक्स से फ्री होने में भी यूज होते हैं और अल्कोहल को भी फ्री होने में यूज होता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि एक नर्स है जो चेक कर रही है, चेक द वाइटल साइन इन द मॉर्निंग, but the temperature are lower
विच टाइम, ठीक है। एक नर्स है जो चेक करी वाइटल साइन मॉर्निंग में, तो क्वेश्चन ने पूछ रहा है लेकिन टेम्परेचर लोअर है किस टाइम पे, ठीक है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, एक नर्स है जो वार्ड में है और वहां पे काफी सारे पेशेंट्स है, वो मॉर्निंग के शेड्यूल में वाइटल चेक कर रही है। लेकिन मॉर्निंग में अगर वो वाइटल चेक कर रही है तो कौन से टाइम में जो टेम्परेचर है बॉडी का वो लोअर उसको मिलेगा कंपेरिजन टू नाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन में जैसे मैं आपको बताऊं 6 AM है, उसके बाद में 10 AM है, उसके बाद में 6 PM है, और उसके बाद में 1 PM है। ये ऑप्शन है। तो इसमें से ऑप्शन आपको करेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सूट होगा। कोई कैंडिडेट जवाब दे सकता है इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर? तो देखो सिंपल सा फंडा है, यहाँ काम आएगी आपकी बॉडी का फिजियोलॉजी, ठीक है। बॉडी का फिजियोलॉजी यहाँ पे काम आएगा। तो आपको याद रखना है बॉडी के मतलब जो बॉडी का फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है, पहला ही क्वेश्चन यहीं से पकड़ लेना है। मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम में आप जो वाइटल साइन अगर मॉनिटर कर रहे हैं और अगर उस कैंडिडेट का बॉडी टेम्परेचर लो आ रहा है मॉर्निंग में, तो क्यों आ रहा है? तो आपको याद रखना है इसका आंसर जाएगा 6 AM। और क्यों जाएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों जाएगा? तो आपको याद रखना है एट दिस टाइम द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ बॉडी आर स्लो या फिर डिक्रीज। इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम रहेगा, ठीक है। यानी सुबह सुबह अगर आप नाइट में रेस्ट कर रहे हैं और सर्वाधिक सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब रहेगा? सर्वाधिक सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा नाइट में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर काउंट होगा वो नाइट में होगा। मतलब सर्वाधिक का मतलब हो गया कंपेरिजन टू मॉर्निंग, मॉर्निंग में लोअर काउंट होगा क्योंकि रेस्ट करके बैकअप कर रहा है कैंडिडेट। यानी बैकअप करने से पहले अगर आप उसका बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो जैसी बात उसका लोअर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उस समय बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म फंक्शन है वो सारा क्या हो गया है? स्लो हो गया है या फिर डिक्रीज है। इस वजह से बॉडी अगर बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन काम करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर मतलब हीट प्रोडक्ट होगी ना, हीट प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो वाइट टेम्परेचर बढ़ेगा कहाँ? तो हीट प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से मॉर्निंग में हमेशा टेम्परेचर क्या होता है? नाइट के कंपैरिजन में लो होता है, और नाइट में मेटाबॉलिज्म फंक्शंस ज्यादा होते हैं बॉडी के, तो इसलिए नाइट के टाइम में बॉडी टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन है एजुकेशन से क्वेश्चन आया है, क्वालिटी अश्योरेंस इज रिलेटेड विथ, क्वालिटी अश्योरेंस इज रिलेटेड विथ। क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ रहा है क्वालिटी अश्योरेंस क्या है और ये किससे रिलेटेड है। पहली चीज है पेशेंट केयर, सेकंड चीज है स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, हॉस्पिटल वर्क, और लास्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस। आपको आंसर देना है। एजुकेशन का एक क्वेश्चन है, एजुकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोसीजर है वो किससे रिलेटेड कर होती है।
जवाब दे पाएगा कोई? क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोसीजर है वो किससे रिलेटेड? अब जाहिर सी बात है क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोसीजर है वो रिलेटेड तो इन चारों में से किसी एक से ही है, पर किससे है? पेशेंट केयर से है, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसके स्टैंडर्ड से है, हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो उससे है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस से है? मेरा हॉस्पिटल भी तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसके प्रैक्टिस से क्वालिटी एश्योरेंस को आप रिलेट करते हैं, या प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड से रिलेट करते हैं, या पेशेंट की केयर से रिलेटेड करते हैं, या फिर हॉस्पिटल में होने वाले वर्क से रिलेटेड करते हैं? तो क्वालिटी एश्योरेंस आपसे उसका आंसर पूछना चाह रहा है, और ये क्वेश्चन आया है आपका नर्सिंग एजुकेशन से, ठीक है? तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्वालिटी अश्योरेंस की बात कर रही है। देखो क्वेश्चन से ही आंसर आपको निकालना है। क्वालिटी यानी क्वालिटी का मतलब जो स्टैंडर्ड हो, अश्योरेंस का मतलब हो गया कि श्योर करे। तो कौन श्योर करे? क्वालिटी। अब किसी भी चीज की क्वालिटी अगर श्योर करनी है तो जाहिर सी बात है उसका स्टैंडर्ड देखना बहुत जरूरी है कि वहां पे क्या होगा। तो पेशेंट केयर ये रिलेटेड नहीं करेगा, हॉस्पिटल वर्क ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इसका सही आंसर जाएगा। किसी भी हॉस्पिटल में होने वाली जो भी प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं है कि वो पेशेंट केयर ही है। पेशेंट केयर है या फिर उससे रिलेटेड जैसे आप उसका एडमिशन प्रोसीजर किस तरह से है, डिस्चार्ज प्रोसीजर किस तरह से है, वार्ड में मैनेजमेंट किस तरह से है, ठीक है? इसके अलावा आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से आप मैनेज कर पा रहे हैं, उसके अलावा पेशेंट की हैंडलिंग किस तरह से है, ठीक है? बहुत सारी चीजें जो हॉस्पिटल्स में होती हैं, वो सारी चीजें वो सारी चीजें जो प्लान की गई हैं, ठीक है, वो प्लान की गई हैं। अब उन प्लान की हुई एक्टिविटीज का परफॉर्मेंस कैसा है, उनका रिव्यू कैसा है, यानी फीडबैक, ठीक है, वो सारी चीजों का जो एनालिसिस है वो कहलाता है क्वालिटी अश्योरेंस। सिंपल भाषा में हॉस्पिटल में होने वाली जितनी भी प्रैक्टिसेज हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस जो होती हैं उनको फॉलो करे, जिनसे उनकी परफॉर्मेंस अगर हो रही हैं तो उनका रिव्यू भी मिलेगा। तो रिव्यू और परफॉर्मेंस दोनों का जो कोलाबोरेशन है वो क्वालिटी एश्योरेंस को क्या करता है? इंडिकेट करता है। तो आप अगर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको, ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या हो गया? इट्स ए प्रोसेस फॉर प्लानिंग एक्टिविटीज of performance and review for improving standards of patient care। पेशेंट केयर की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड आपको प्लानिंग करनी है एक्टिविटीज का। और प्लानिंग जो एक्टिविटीज आपने की है अब आप उनको परफॉर्म कर रहे हो और उनका रिव्यू जब लिया जाएगा तो वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस के मायने में फिट बैठते हैं, तो वो कहलाता है क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है? सिंपल मतलब किसी भी हॉस्पिटल जो बना है वो बना है किसके लिए? पेशेंट केयरों के लिए, ठीक है? पेशेंट उसमें एडमिट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, वहां स्टे करते हैं। अब इन तीनों प्रोसेस में पेशेंट आया, भूखा और चला गया, ये तीनों चीजों में हॉस्पिटल में होने वाली बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो इनिशिएटिव भी होती हैं, रेगुलरली कैरिड होती हैं। तो इनका सबका क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, जिसका वो जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होना चाहिए। वो इम्प्रूव होगा तो ही क्या होगा? पेशेंट की केयर क्या होगी? इम्प्रूव होगी, एनहेंस होगा उसका हेल्थ, ठीक है? तो एनहेंस जो हेल्थ होगा, तो जाहिर सी बात है वो एनहेंस जो हेल्थ होगा वो किसकी वजह से होगा? स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस से। स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस से यानी वो जो प्रैक्टिस वहां फॉलो हो रही है वो सारी स्टैंडर्ड है, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी एश्योरेंस वहां का क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म।
क्वेश्चन रटना नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, रटने का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता है, ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड में नहीं आता है। स्टैंडर्ड में कौन आता है? स्टैंडर्ड में आता है समझना, उसके सारे लॉजिकल रेस्पॉन्स आपको पता होने चाहिए। वो पता कैसे होंगे? जब हम किसी भी चीज को समझते हैं तो पता होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज गिवन 14 रूल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आ गया आपका नर्सिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ गया है, पहले आया एजुकेशन से, अब आ गया है नर्सिंग मैनेजमेंट से। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि किसने 14 रूल दिए, किसके? मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के जिसने 14 रूल दिए या प्रिंसिपल दिए, कुछ भी बोल दो आप, जो आपको ठीक लगे, 14 प्रिंसिपल हो गए या फिर रूल हो, ठीक है। तो पहला है हेनरी डयोल, हेनरी डयोल, ठीक है। उसके बाद है, सॉरी हेनरी डयोल नहीं, हेनरी फेयोल। उसके बाद है डैनियल सॉड, टेलर, माल्टोन वाल्टर। ये चार ऑप्शन है कि मैनेजमेंट के जो 14 रूल दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं, वो इनमें से किसने दिए हैं? ये मार्टन नहीं है, यहाँ पे लिखना है आपको मैरी फेलोट। मैरी फेलोट। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या रहेगा? काफी पॉपुलर क्वेश्चन रहा है नर्सिंग कंपटीशन में, काफी बार पूछा भी गया है। 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के किसने दिए हैं? तो देखो यहाँ से आपको कितने सारे क्वेश्चंस में निकाल के बताऊंगा। हेनरी फेयोल जो है, ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन यही बन जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद में जो मैरी फेलोट है, इससे क्वेश्चन बनता है मदर ऑफ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मैनेजमेंट की मदर कौन है, तो मैरी फेलोट, ठीक है, मैरी फेलोट। पूरा नाम इनका मैरी पार्कर फेलोट, ठीक है। और इनको मदर क्यों बोला गया मैनेजमेंट का? क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इंडिविजुअल्स को रिलेट विथ सोसाइटी एनवायरमेंट। सोसाइटी एनवायरनमेंट में जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं, वो सोसाइटी के एनवायरनमेंट के हिसाब से ही खुद को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, ठीक है, फॉलो करने लग जाते हैं। तो जैसी सोसाइटी होती है उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स भी उस सोसाइटी को फॉलो कर लेते हैं। ये थ्योरी इस प्रकार से इन्होंने दी थी मैरी पार्कर फेलोट ने। और इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, मदर ऑफ मैनेजमेंट किसको बोला गया है? मैरी पार्कर फेलोट, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको बोला गया है? हेनरी फायोल, ठीक है।
इसके बाद में बात करते हैं टेलर, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो मैरी फॉलेट तो नहीं है, जाहिर सी बात आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बात करते हैं टेलर की। टेलर को, तो टेलर में आपको याद रखना है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आपसे देखो, यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आपको, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा हिट ये होता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो जाहिर सी बात है सिंपल आंसर है हेनरी फयोल। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाए तो आपका आंसर हेनरी फयोल गलत हो जाएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर आता है तो जाहिर सी बात है वहां पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा फ्रेडरिक, पूरा नाम है इनका फ्रेडरिक विल्सन टेलर। ठीक है, फ्रेडरिक विल्सन टेलर, और इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला गया है, ये आपको याद रखना है अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है तो। ठीक है, इसके बाद में आता है डेनियल फ्रॉड। तो डेनियल फ्रॉड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हेनरी फयोल। तो हेनरी फयोल आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। हेनरी फयोल ही वो कैंडिडेट हैं जो मॉडर्न मैनेजमेंट जो अभी करंटली मतलब फॉलो होता है मैनेजमेंट में, उसके फादर हैं। और इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं, मैनेजमेंट के, वो खुद ने दिए हैं। ठीक है, अब हेनरी फेवल की बात करें तो ये जो 14 रूल हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो क्या क्या है। जैसे लेबर वर्क है पहला, सेकंड है यूनिट, थर्ड है कमांड ऑफ डायरेक्शन। लेबर वर्क को आप ये भी बोल सकते हो डाइवर्जन ऑफ वर्क भी बोल सकते हो, काम को डाइवर्ट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में है यूनिटी, यूनिटी के बाद में है कमांड ऑफ डायरेक्शन। सॉरी, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड है, कमांड पे आपकी यूनिटी होनी चाहिए। सेकंड है, थर्ड है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आप मैनेजमेंट में दे रहे हैं उस पे भी आपका क्या होना चाहिए, कमांड यूनिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद है डिसिप्लिन, फिर उसके बाद क्या है, अथॉरिटी है एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बिकॉज द स्पिरिट, और इसका मतलब क्या होता है, टीम स्पिरिट। जिस टीम में आप हैं उसमें क्या होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ने की क्या होना चाहिए, भावना होना चाहिए। इकोस डी स्पिरिट, ये फ्रेंच वर्ड है इसलिए इसको इकोस डी स्पिरिट का जो मतलब होता है वो क्या है, टीम स्पिरिट। ठीक है, इसके बाद में है रूमनरेशन। रूमनरेशन, रूमनरेशन का मतलब क्या होता है, समान काम समान वेतन। ठीक है, इसको बोलते हैं रूमनरेशन। रूमनरेशन का मतलब क्या होता है, समान काम यानी सेम वर्क सेम पे। ठीक है, जो कि फॉलो नहीं हो रहा है, जो कि फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट में ये रूल प्रिंसिपल जो दिया गया है हेनरी फयोल ने, वो रूमिनरेशन दिया गया था। तो रूमिनरेशन का मतलब ही यही होता है कि जो भी कैंडिडेट जो भी काम कर रहे हैं, अगर पैनल में सभी लोग एक समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है, रूमिनरेशन।
इसके बाद में क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, हायरार्की। अब हायरार्की का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो हायरार्की का मतलब क्या होता है, जैसे अपर डिवीजन, फिर मीडियम डिवीजन, फिर लोअर डिवीजन, ठीक है। ऊपर मैनेजमेंट में जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैनेजमेंट होता है, तो सबसे पहले ऊपर का स्टाफ होता है, फिर मीडियम स्टाफ होता है, फिर लोअर स्टाफ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि स्केलर चेन होनी ही चाहिए मैनेजमेंट को आगे मतलब कैरी करने के लिए। किसी भी चीज का अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें स्केलर चेन का होना जरूरी है, जिससे क्या है, उन लोगों का मतलब क्या रहेगा, बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी होनी चाहिए अगर आपको मैनेजमेंट करना है, तो सारे जितने भी वर्क हैं उनमें इक्विटी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो अगर डिफरेंशिएट वर्क रहेगा तो फिर इक्विटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर, मैनेजमेंट को मतलब पॉजिटिवली फॉलो करने के लिए ऑर्डर भी एक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ऑर्डर भी मैनेजमेंट में एक बहुत महन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, एक्सपेंडिचर है, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो एक्सपेंडिचर है फैला हुआ है, तो मैनेजमेंट में ये प्रिंसिपल फॉलो होता है कि सेंट्रलाइजेशन की डिग्री भी होनी चाहिए, ताकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिग्री का बेनिफिट क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन डिग्री अगर रहेगी तो उससे क्या है, कोलाबोरेशन स्ट्रॉन्ग होता है एवरी एम्प्लॉय का, और एवरी एम्प्लॉय का अगर कोलाबोरेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मैनेजमेंट क्या रहेगा, अच्छा जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इनिशिएटिव होना चाहिए। इनिशिएटिव होना चाहिए, ठीक है। स्प्रिट डिकॉप्स, सॉरी, ये इस तरह से फ्रेंच वर्ड है, स्प्रिट डिकॉप्स, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, टीम स्प्रिट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये याद रख लेना सारे, क्योंकि यही ऑप्शन में दिए जाते हैं, एक्सेप्ट का क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार, तो आपको याद रखना है कि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो एक बार मैं फिर दोबारा काउंट भी कर लेता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। जैसे लेबर वर्क है, इसका मतलब हो गया डाइवर्जन करना वर्क का। सेकंड है यूनिटी, कमांड पे होनी चाहिए, डायरेक्शन पे होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए जिनके पास अथॉरिटी है। स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब हो गया टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। रूमिनरेशन का मैंने बता दिया है, समान काम समान वेतन होना चाहिए। स्केलर चेन यानी हायरार्की फॉलो होना चाहिए, अपर है, मीडियम है, लोअर क्लास है। उसके बाद इक्विटी होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति का इंटरेस्ट होना चाहिए सबऑर्डिनेट करने में, ठीक है। वर्क अगर आप सबऑर्डिनेट कर रहे हो, ठीक है, सबऑर्डिनेट वर्क अगर आप कर रहे हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो इंडिविजुअल्स उस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है उसका उसमें इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद और लास्ट जो है वो है, लास्ट जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल टेनर।
स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल टेनर। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल टेनर का मतलब ये हो गया कि जो पर्सोनेल है उसका जो टेनर है, टेनर का मतलब हो गया ड्यूरेशन, ठीक है, वो स्टेबिलिटी होना उसका बहुत जरूरी है, वरना मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो टेनर है वो पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है स्कॉच टैप स्वैब। जो डायग्नोसिस है यूज इन, क्वेश्चन ये है स्कॉच टैप स्वैब टेस्ट, ठीक है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, स्कॉच टेप स्वैब डायग्नोसिस किस में यूज की जाती है। तो मैं आपके सामने ऑप्शन छोड़ रहा हूं, टैपवॉर्म, दूसरा है पिनवॉर्म, सी है एस्केरेसिस एंड डी है सॉरी एस्केरेसिस नहीं है, क्रिप्टोस्पोरोडियम, क्रिप्टोस्पोरोडियम और एक्विलोमास, एक्विलोस्टोमास सॉरी, एक्विलोस्टोमास। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा होल्ड पे। आप में इसका जो भी आंसर है वो होगा कल डिस्क्राइब, ये आपके लिए होमवर्क है। जो भी क्लाइंट अगर इसका जवाब दे तो वो चैट में दे सकते हैं। सो वी होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला हो। और नेक्स्ट जो वाइटल नर्सिंग एकेडमी का जो लाइव सेशन है वो कल मॉर्निंग में होगा। और जो भी कैंडिडेट ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड जो लाइव क्लास में इंटरेस्टेड हो वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस क्वेश्चंस को हम सोल्व करवा रहे हैं वो पूरी तरीके से जितना हो सकता है उसे सोल्व करवाया जाए। और अगर आपको ये चैनल और ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशंस अपडेट हो। एंड शेयर भी करें ताकि इस जो सेक्टर्स नर्सिंग और मेडिकल सेक्टर्स में जो कैंडिडेट ज्वाइंट हैं उनको फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम्स में हेल्प हो सकती है। सो कल मिलते हैं, गुड बाय, वंदे मातरम।